स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। चैप्टर नंबर 3। सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक को हिंदी में कहते हैं संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। आज हम पढ़ेंगे संश्लेषित रेशे। सबसे पहले जानते हैं संश्लेषित रेशे क्या होता है, उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके लिए सबसे पहले पता होना ज़रूरी है कि रेशे क्या होते हैं। रेशे क्या होते हैं? रेशे एक प्रकार के धागे हैं जो कि कई छोटे छोटे धागों से मिलकर बने हैं, उसे क्या बोलते हैं? रेशे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, डेली यूजेस मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ फाइबर्स। फाइबर्स का मतलब होता है रेशे। जो भी डेली यूजेस की वस्तुएं हैं, वो सारी जो दैनिक उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं, वो किससे बनी होती हैं? ज़्यादातर फाइबर से बनी होती है, यानी कि धागों से बनी होती है। ऐसे धागे क्या कहलाते हैं? रेशे कहलाते हैं। ठीक है। जैसे कि दैनिक वस्तुएं कौन कौन सी हैं? कपड़े, जूट की थैलियाँ, रस्सी। कपड़े किससे बने होते हैं? रेशों से बने होते हैं। जूट की थैलियाँ किससे बनी होती हैं? रेशों से बनी होती हैं। रस्सी किससे बनी होती है? रेशों से बनी होती है। धागा, जैसे कि हम धागा देखते हैं, एक धागा है, वो धागा छोटे छोटे और धागों से मिलकर बना है एक धागा, उसे क्या बोलेंगे? रेशा बोलेंगे। ठीक है। रेशे की रासायनिक संरचना कैसे होती है? रेशे की रासायनिक संरचना, रेशा कैसे बनता है? छोटी छोटी रासायनिक इकाइयों से मिलकर वह एक बड़ी इकाई बनाता है, उसे कहते हैं बहुलक। और बहुलक क्या होता है? रेशा। यानी कि रेशा क्या है? एक बहुलक है, एक पॉलीमर है। पॉलीमर क्यों है? क्योंकि वह छोटी छोटी इकाइयों से एक बड़ी इकाई का निर्माण कर रहा है, इसलिए वह क्या है? एक बहुलक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मोती की माला देखते हैं, मोती की माला में छोटी छोटी रासायनिक इकाई क्या हुई और एक बड़ी इकाई क्या हुई? माला एक बड़ी इकाई है और छोटी छोटी रासायनिक इकाई कौन सी हुई? जो मोतियां होते हैं, 1 2 3 4 जितनी भी मोतियां हैं, सारे मोतियां क्या हो गए? सारी मोतियां छोटी छोटी रासायनिक इकाई हो गई। और बड़ी इकाई कौन सी कहलाएगी? वह कहलाएगी माला। यानी कि माला किससे बनी है? माला छोटी छोटी रासायनिक इकाई यानी कि मोतियों से मिलकर एक माला का निर्माण हुआ है, और माला क्या बन गई? एक बड़ी इकाई। वह बड़ी इकाई क्या कहलाएगी? बहुलक कहलाएगी। यह क्या है? एक पॉलीमर का एग्जाम्पल है, यानी कि एक बहुलक का एग्जाम्पल है। तो वैसे ही रेशा क्या है? रेशा एक बहुलक है जो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है, उसे क्या बोलते हैं? रेशा। ठीक है। और रेशा के प्रकार कौन कौन से होते हैं? रेशा के प्रकार कौन कौन से होते हैं? रेशा के प्रकार होते हैं प्राकृतिक रेशा, और दूसरा होता है कृत्रिम रेशा। इन इंग्लिश वी से नेचुरल फाइबर एंड आर्टिफिशियल फाइबर। ठीक है। एंड डेली यूजेस मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ फाइबर्स एंड दीज मटेरियल्स आर क्लोथ्स यानी कि कपड़े, जूट की थैलियाँ, रोप्स यानी कि रस्सी। ये सब क्या है? रेशों के उदाहरण हैं। कपड़े किससे बना होता है? धागों से बना होता है, बहुत सारे धागों से मिलकर बना होता है। ठीक है। बहुत सारे धागों से मिलकर रेशा बनता है, और रेशा बहुत सारे रेशों से मिलकर क्या बनते हैं? कपड़े बनते हैं। वैसे ही बहुत सारे धागों से जूट की थैलियाँ बनती हैं, और बहुत सारे रेशों से क्या बनता है? जूट की थैली बनती है, यानी कि बैग्स बनते हैं जिसमें सब्जियां लाते हैं। ठीक है। वैसे ही रस्सी बहुत सारे धागों से बनती है। ठीक है। और वो धागे क्या होते हैं? छोटे छोटे रेशे होते हैं। ठीक है। तो वह रस्सी किसका उदाहरण है? रेशों का उदाहरण है। रेशों के प्रकार पता चल गए। रेशों के प्रकार कौन से हो गए? प्राकृतिक रेशा एंड कृत्रिम रेशा, नेचुरल फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर।
अब नेचुरल फाइबर क्या होता है उसको डिटेल में पढ़ते हैं। नेचुरल फाइबर, बट इन दिस क्लास वी विल स्टडी अबाउट synthetic fiber. But we have to understood about natural fibers also. That's why natural fibers, the fibers obtained from plant and animal are known as natural fibers. जो fibers पौधे और जंतुओं से मिलकर बना है वह रेशा क्या कहलाता है? प्राकृतिक रेशा कहलाते हैं। ऐसे रेशे जो पौधे और जंतुओं से उत्पन्न किए जाएं उन्हें क्या बोलते हैं? प्राकृतिक रेशा। और उसके उदाहरण क्या हैं? कपास, ऊन, रेशम, यह उसके उदाहरण हैं। और हम पढ़ेंगे सिंथेटिक रेशे। इस चैप्टर के नाम से हमें पता चल रहा है हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सिंथेटिक रेशे। और दूसरा प्रकार है सिंथेटिक रेशे, उसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिफिशियल फाइबर्स। आर्टिफिशियल फाइबर्स क्या होते हैं? ऐसे फाइबर, ऐसे रेशे जो मानव निर्मित हों, यानी कि मानव द्वारा बनाए गए हों। ऐसे रेशों को क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फाइबर, यानी कि सिंथेटिक रेशे। और इन्हें कृत्रिम रेशे भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन घुमा फिरा के आ जाता है कृत्रिम रेशे क्या होता है, तभी भी उसकी डेफिनेशन या फिर उसकी परिभाषा क्या होगी? सेम यही होगी। मनुष्यों द्वारा निर्मित रेशे कृत्रिम रेशे कहलाते हैं, या मनुष्यों द्वारा निर्मित रेशे सिंथेटिक रेशे कहलाते हैं। ओके, सिंथेटिक रेशे के उदाहरण हैं रेयॉन, नायलॉन एंड एक्रिलिक। ये 3 सिंथेटिक रेशों के उदाहरण हैं, रेयॉन, नायलॉन आदि। अब संश्लेषित रेशों के प्रकार कौन कौन से हैं? मैंने बताया रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रिलिक। इसके बारे में ब्रीफ में पढ़ते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन इसका ब्रीफ करते हैं, अच्छे से इसके बारे में जानते हैं कि रेयॉन क्या होता है, नायलॉन क्या होता है, पॉलिस्टर क्या होता है और एक्रिलिक क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे रेयॉन की। तो रेयॉन क्या है? रेयॉन एक सिंथेटिक संश्लेषित बोलते हैं। ओके, रेयॉन क्या है? एक संश्लेषित रेशा है, ठीक है। और ये किसके जैसा दिखता है? यह दिखता है रेशम के समान। रेशम सिल्क के क्लोथ्स देखें, कपड़े देखें सिल्क के, कि साड़ी किसकी है? सिल्क की है। ये साड़ी किसकी है? सूती कपड़े की है, कॉटन की है, कपास की है। जो भी वस्तु कपास से बनी होती है वह वस्तु क्या कहलाती है? प्राकृतिक रेशा कहलाती है। ऊन किससे बना होता है? ऊन शिप से बना होता है, यानी कि भेड़ से बना होता है। तो ऊन क्या हो गई? प्राकृतिक रेशा हो गई, ठीक है। आपको एग्ज़ाम में ऐसे पूछ सकते हैं कि कपास का मैच द कॉलम में भी पूछ सकते हैं कि कपास कौन से रेशे से बना है कपास, तो आप बता दोगे प्राकृतिक रेशे से। और वैसे पूछेंगे रेयॉन किससे बना है? संश्लेषित रेशे से बना है, जिसे कि मानव ने बनाया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। रेयॉन क्या है? एक सिंथेटिक फाइबर है। रेयॉन एक संश्लेषित रेशा है और ये किसके समान दिखता है? रेशम के समान इसके गुण होते हैं। रेशम के समान गुणों वाले रेशे को क्या कहते हैं? रेयॉन कहते हैं। और इसकी क्वालिटी किसके जैसी होती है? सिल्क के जैसी होती है। इसे 19वीं सेंचुरी में बनाया गया था। किसके द्वारा? साइंटिस्ट द्वारा बनाया गया था। 19वीं सदी में वैज्ञानिकों द्वारा खोज की गई थी किसकी? रेयॉन की, जो कि सिल्क के समान गुणों वाला रेशा था। ओके, इसे रेशम के समान ही बुना जा सकता है और यह सस्ता होता है। लेकिन रेशम क्या होता है? महंगा होता है।
इसी महंगाई के कारण वैज्ञानिकों ने एक ऐसा रेशा तैयार किया जो कि रेशम के समान हो लेकिन सस्ता हो। उस रेशे को क्या बोलते हैं? रेयॉन बोलते हैं। अब दूसरे रेशे के बारे में बात करते हैं। और हम किस रेशे की बात कर रहे हैं? किन रेशों के प्रकार पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं संश्लेषित रेशों के प्रकार। संश्लेषित रेशे वे रेशे हैं जिन्हें मनुष्यों द्वारा निर्मित किया जाता है। और सेकंड टाइप है नायलॉन। नायलॉन किससे बना होता है? नायलॉन एक संश्लेषित रेशा है जो कि कोयला, जल, वायु से मिलकर बना है, जिसे 1931 में वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया था। यानी कि this is type of synthetic fiber that is made from coal, water and air in 1931 by scientists. ओके और इसका दूसरा क्या गुण है? ये प्रथम पूर्ण रूप से निर्मित संश्लेषित रेशा है। यह सबसे पहले बनाया गया संश्लेषित रेशा है। नायलॉन सबसे पहले बना है, उसके बाद क्या बना है? रेयॉन और दूसरे संश्लेषित रेशों का निर्माण हुआ है। वह दूसरे संश्लेषित रेशे हैं जैसे कि पॉलिस्टर, ये भी बाद में बने थे। सबसे पहले कौन सा रेशा बना गया था? मानव निर्मित, मानव द्वारा कौन सा रेशा बना था? नायलॉन। ये क्विज़ में आपकी जो क्विज़ चल रही हैं इन क्विज़ में आ सकता है। थर्ड पॉइंट है यह प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का होता है। और इसका क्या गुण होता है? यह बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है, मतलब बहुत पावर होती है इसमें, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। और यह लाइट वेटेड होता है। ये क्या होता है? लाइट वेटेड। ये बहुत हल्का होता है और मजबूत होता है। यह रेशा कैसा होता है? मजबूत होता है और बहुत हल्का होता है। और इसकी क्या खासियत है? यह चमकीला भी होता है और धुलने में सुगम होता है, यानी कि धुलने में आसान होता है। इन इंग्लिश वी विल से इट इज़ अ शाइनिंग मटेरियल एंड इजीली वॉशेबल फाइबर। दैट्स व्हाई यूज ऑफ नायलॉन इज मच मोर इन क्लोथ्स देन एनी अदर फाइबर। इसलिए इसका मतलब है चमकीला और धुलने में आसान होता है, इसलिए इनका उपयोग किसमें किया जाता है? वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि यह दूसरे रेशों के मुकाबले ज़्यादा मजबूत और इसे आसानी से धोया जा सकता है, इसलिए इसका उपयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? रस्सी, टूथब्रश। रस्सी है उसका उपयोग और दूसरी चीज़ों में किया जाता है। उसका उपयोग रस्सी का कई चीज़ों में उपयोग किया जाता है। ठीक है, रस्सी का कुएं से पानी निकालते थे तभी भी रस्सी का उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो अगर रस्सी बीच में ही टूट जाती तो वह पानी जिससे निकाला गया है वो पानी कहाँ पे चला जाता? कुएं में चला जाता। तो रस्सी का मजबूत होना बहुत आवश्यक है, इसलिए इस रस्सी में किसका उपयोग किया जाता था और किया जाता है? नायलॉन का उपयोग किया जाता है ताकि वह रस्सी टूटे ना। दूसरा, टूथब्रश। जो आप ब्रश करते हो दांत साफ करने के लिए, वह ब्रश किससे बना होता है? नायलॉन से बना होता है। और नायलॉन क्या है? एक सिंथेटिक फाइबर है। और दूसरा है सीट्स ऑफ कार की जो सीट हैं वो भी नायलॉन से बनी होती हैं। और बैग्स हैं, आपके जो स्कूल बैग हैं वो भी किससे बने होते हैं? नायलॉन से बने होते हैं। पर्दे हैं वो भी, कर्टेन्स यानी कि पर्दे भी किससे बने होते हैं? नायलॉन से बने होते हैं। और नायलॉन से किस लिए बने होते हैं? मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा चमकीले होते हैं। चमकीले होने के कारण वह अट्रैक्टिव दिखते हैं, आकर्षक दिखते हैं, इसलिए इनका उपयोग वस्तु निर्माण में अधिक किया जाता है। और दूसरी खासियत यह है पैराशूट रूप्स। जो पैराशूट होते हैं उनमें भी, उनकी रस्सियों में भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि पैराशूट की जो रस्सियाँ होती हैं
उन रस्सियों की मजबूती बहुत आवश्यक है, नहीं तो जो पैराशूट में बैठे हैं वो सब कहाँ हो जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे रस्सी के टूटने के कारण। और कौन सी रस्सियों में इसका उपयोग किया जाता है? क्लाइंबिंग माउंटेन्स, जब पहाड़ों की चढ़ाई करते हैं तो उन रस्सियों, जो वो वाली रस्सियाँ होती हैं वो एकदम अलग होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि वह नायलॉन से बनी होती हैं और उधर बहुत ही मजबूत रस्सी की आवश्यकता होती है, इसलिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि पैराशूट जो रोप्स होती हैं, पैराशूट में जो रस्सियों का उपयोग किया जाता है उस रस्सी किस रेशे से बनाया जाता है, उस रस्सी को किस रेशे से बनाया जाता है, किस रेशे से बनाया जाता है, किस फाइबर से बनाया जाता है? नायलॉन से बनाया जाता है। थर्ड टाइप है संश्लेषित रेशे का पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक। पॉलिस्टर और एक्रेलिक। पॉलिस्टर का भी उपयोग किस में किया जाता है? वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इसका उदाहरण है टेरेलिन। इससे बहुत महीन रेशों का निर्माण किया जा सकता है। इसकी खासियत क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इससे बहुत महीन रेशों का निर्माण किया जा सकता है, जिससे कि महीन कपड़ों का निर्माण किया जा सके। जो महीन कपड़े होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, उन सारे कपड़ों किस रेशे से बनाया जाता है? उन सारे कपड़ों को किस रेशे से बनाया जाता है? किस रेशे से बनाया जाता है? पॉलिस्टर के कपड़े पॉलिस्टर के रेशे से बनाया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग और कहाँ पे किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है बोतल में, बर्तन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? पॉलिस्टर का। बोतल के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है और तार के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि इससे बहुत महीन रेशों का निर्माण किया जा सकता है, इसलिए। और पॉलिस्टर के और भी टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं, पॉलीकॉट, पॉलीवूल और टेरिकॉट। इनके नाम से ही पता चल रहा है कि पॉलीकॉट कौन सा रेशा है। ऐसे रेशे जो पॉलिस्टर और कॉटन से मिलकर बने हों, ऐसे रेशे को बोलते हैं पॉलीकॉट। और पॉलीवूल ऐसे रेशे होते हैं जिनमें पॉलिस्टर और ऊल का मिश्रण होता है, उसे बोलते हैं पॉलीवूल। टेरिकॉट क्या होता है? जिसमें टेरेलिन प्लस कॉटन, मतलब ऐसे रेशे जिसमें टेरेलिन और कॉटन को मिश्रण करके रेशे का निर्माण किया जाता है, उस रेशे को बोलते हैं टेरिकॉट। पॉलिस्टर क्या है? एक सिंथेटिक फाइबर होता है और एक नेचुरल फाइबर होता है। इन दोनों के मिश्रण से ये तीनों प्रकार के पॉलिस्टर बनाए जाते हैं। ठीक है, पॉलिस्टर। कॉटन क्या होता है? कपास। पॉलिस्टर और कपास का मिश्रण पॉलीकॉट कहलाता है। और पॉलिस्टर और ऊन का कॉम्बिनेशन पॉलीवूल कहलाता है। टेरेलिन और कपास का कॉम्बिनेशन, टेरेलिन और कपास का मिश्रण टेरिकॉट कहलाया जाता है। आगे समझेंगे पॉलिस्टर के 3 टाइप। अब हमने पॉलिस्टर पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं एक्रिलिक। यह भी एक संश्लेषित रेशा है जो कि मानव निर्मित है। एक्रिलिक रेशा कौन से रेशे होते हैं? हम बाजार में जाते हैं, विभिन्न प्रकार के स्वेटर, शॉल देखते हैं, कंबल देखते हैं। वह ऊन से निर्मित नहीं होते हैं। ज़्यादातर अधिकांश स्वेटर, शॉल, कंबल जो मार्केट में हमें दिखाई देते हैं वह प्योर ऊन से, शुद्ध ऊन से नहीं निर्मित होते हैं। वे क्या होते हैं? ऊन के सदृश से बने होते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल ऊन से बने होते हैं। ऐसे आर्टिफिशियल ऊन को क्या बोलते हैं? एक्रिलिक बोला जाता है, यानी कि जो कि मानव निर्मित ऊन है। इसे ऐसा भी बोल सकते हैं, एक्रिलिक एक मानव निर्मित ऊन है जो कि ऊन के समान दिखाई तो देती है, लेकिन वह शुद्ध ऊन नहीं होती है। वह किसी जंतुओं से प्राप्त नहीं होती है। ऐसी ऊन को बोलते हैं एक्रिलिक। और मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, जब
जब ये ऊन नहीं होते हैं तो फिर इन्हें ऊन के समान क्यों बनाया जाता है? क्यों बनाया गया वैज्ञानिकों द्वारा या फिर मानव द्वारा क्यों बनाया गया? क्योंकि जो नेचुरल फाइबर होती है, जो प्राकृतिक रेशा होता है ऊन का, वह क्या होता है? कीमती होता है, बहुत ज़्यादा कीमती। इसो नेचुरल फाइबर वूल इज़ सो कॉस्टली, बहुत कीमती है। और आर्टिफिशियल वूल यानी कि एक्रिलिक, वह बहुत सस्ता है, इज़ सो चीप। ठीक है, तो वह बहुत सस्ता है, इसलिए ज़्यादातर एक्रिलिक फाइबर का उपयोग किया जाता है स्वेटर बनाने में, ब्लैंकेट बनाने में, और किसमें क्या बनाने में किया जाता है? शॉल बनाने में किया जाता है। इसका टेस्ट, अब इसका परीक्षण कैसे कर सकते हैं? क्योंकि वह ऊन के समान दिखाई देता है। वह किसके समान दिखाई देता है? प्राकृतिक ऊन के समान दिखाई देता है। तो हम उसका परीक्षण कैसे करें? उसको चेक कैसे करें कि वह नेचुरल है या फिर आर्टिफिशियल, यानी कि प्राकृतिक है या फिर संश्लेषित या फिर मानव निर्मित? तो कैसे पता चलेगा? उसका पता चलेगा हीट करने से। जब हम नेचुरल फाइबर को हीट करेंगे यानी कि गर्म करेंगे, तब जो प्राकृतिक रेशे मतलब प्राकृतिक ऊन होगी, जो प्योर ऊन होगी, वह क्या होगी? पिघलेगी नहीं, मेल्ट। वूल विल नॉट मेल्ट वाइल हीटिंग। नेचुरल वूल होगी, जो प्राकृतिक ऊन होगी, वह पिघलेगी नहीं। और आर्टिफिशियल फाइबर होगा यानी कि आर्टिफिशियल वूल होगी, वह क्या होगी? पिघल जाएगी। एक्रिलिक फाइबर, एक्रिलिक रेशा होगा, वह पिघल जाएगा, और प्राकृतिक रेशा पिघलेगा नहीं। कब नहीं पिघलेगा? गर्म करने पे। इसलिए आर्टिफिशियल जो फाइबर होता है इज़ डेंजरस फॉर फायर, आग के लिए घातक है। जो संश्लेषित रेशा है वह आग के लिए घातक है। क्यों घातक है? क्योंकि एक्रिलिक फाइबर है वह बॉडी से चिपक जाता है। जब गर्मी उसे मिलती है तो बॉडी से चिपक जाता है। तो गर्मियों में भी एक्रिलिक का उपयोग नहीं कर सकती क्योंकि वो बॉडी में चिपक जाएंगे। ठीक है, तो एक्रिलिक फाइबर क्या करते हैं? बॉडी से चिपक जाते हैं जब उन्हें गर्मी मिलती है। इसलिए किचन में भी इसको वेयर करके, पहन के नहीं खड़े होना चाहिए या फिर कुक नहीं करना चाहिए। सो वी शुड नॉट वेयर आर्टिफिशियल क्लोथ्स इन किचन। किचन में भी इसका उपयोग नहीं करना चाहिए ऐसे रेशों का। अब इसके गुण, ये तो अवगुण है इसका। ये क्या है? अवगुण है। क्या अवगुण है? कि यह आग के लिए घातक है। ठीक है, और आर्टिफिशियल का गुण क्या है? गुणधर्म। एक्रिलिक फाइबर का, एक्रिलिक रेशे के गुणधर्म कौन कौन से हैं देखते हैं। एक तो यह है कि यह कम जल सोखते हैं। जो कि मानव निर्मित ऊन है वह क्या करती है? कम जल सोखती है। इससे हम जल की बचत होगी, इससे हम वाटर को सेव कर पाएंगे। ठीक है, और दूसरा है इसका गुण, शीघ्र सूखते हैं। सर्दियों में जो कपड़े होते हैं, ऊनी कपड़े होते हैं, उनको सूखने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन जो एक्रिलिक ऊन से बने होते हैं उनको सूखने में अधिक समय नहीं लगता है। तो यह शीघ्र सूखते हैं क्योंकि यह जब जल कम सूखेंगे, जब हम इनको धोएंगे तो जल की मात्रा जब कम होगी तो यह जल्दी भी सूखेंगे धूप में। तीसरा, यह बहुत ही टिकाऊ होते हैं, ये बहुत दिनों तक चलते हैं। जबकि जो ऊन के कपड़े होते हैं, जो प्योर ऊन होती है, आपने देखा होगा उसमें क्या पड़ जाते हैं? उसमें छोटे छोटे रेशे आ जाते हैं ना, ऊन बाहर दिखाई देने लगती है, छोटे छोटे रेशे, तो ऊन क्या हो जाती है? खराब जल्दी हो जाती है। लेकिन एक्रिलिक ऊन होती है, जो मानव निर्मित ऊन है, वह बहुत दिनों तक चलती है, वह टिकाऊ होती है। चौथा, यह सस्ता होता है। सस्ता, यह होता है सस्ता और आसानी से उपलब्ध होता है। और जो प्राकृतिक ऊन होती है, जो कि भेड़ की बालों से बनाई जाती है, वह बहुत कम उपलब्ध होती है। उसको आसानी से उपलब्ध नहीं किया जा सकता, प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए एक्रिलिक ऊन का
अधिक उपयोग होता है किसकी अपेक्षा? प्राकृतिक ऊन की अपेक्षा। आगे समझ में, आज हमने सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप्स पढ़े और सिंथेटिक फाइबर क्या होता है वो हमने पढ़ा। तो आप होमवर्क में सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं उसकी परिभाषा को लिखना और फाइबर्स के प्रकार कौन कौन से होते हैं वो लिखना और संश्लेषित रेशों के प्रकार क्या होते हैं वो अपनी होमवर्क में लिखना। आज हमने सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक में सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ लिया। कल हम पढ़ेंगे प्लास्टिक्स के बारे में। वी विल डिस्कस प्लास्टिक्स इन ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।